Hello everyone, I welcome you all to the fourth and final part of the work The Beginning, which is the first unit of Approaches to Literature MA Part 2, written by Andrew Bennett and Nicholas Royal. तो इससे पहले अगर आपने 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये फाइनल पार्ट है। इसी में हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना है। वो 4 मेन कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी हमने इसी वीडियो में डिस्कस करना है। तो उसके लिए आपको पहले तो मतलब इंट्रोडक्शन तो क्लियर होनी चाहिए कि हम आखिर स्टडी क्या कर रहे हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन, राइटर्स के बारे में, अलग अलग पोइम्स, अलग अलग नॉवेल्स जो अभी तक हमने स्टडी किए हैं उनकी ओपनिंग लाइंस हमें रीड करी हैं। हमने ये सीखा है कि जो ओपनिंग लाइंस होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ एरोनिकल होती हैं, कुछ स्टायरिकल होती हैं, कुछ क्वेश्चनिंग और डाउटफुल होती हैं। मतलब जिनको रीड करके हमें क्वेश्चंस आते हैं, हम डाउटफुल हो जाते हैं। कुछ स्टार्टिंग जो होती है, बिगनिंग जो होती है कुछ वर्क्स की वैसी होती है। इसके साथ ही कुछ बिगनिंग जो होती है वो हमें बैकग्राउंड में ले जाती है। रिटर्न टू बैकग्राउंड ऐसी होती है जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट की है, उसकी अगर हम बिगनिंग पढ़ते हैं तो वो ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस से स्टार्ट होती है। मतलब हमें वो रिटर्न टू द फॉल ऑफ मैन कि कैसे मतलब अर्थ बनी थी, कैसे ह्यूमैनिटी क्रिएट हुई है, वहाँ पे वो ले जाते हैं। तो कुछ की स्टार्टिंग, वर्क की जो स्टार्टिंग होती है वो वहाँ से होती है। तो वैसे ही अब फाइनल पार्ट है, उसमें हमने फाइनल पोइम को स्टडी करना है, दैट इज़ द वेस्टलैंड। उसकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो है अप्रैल इज़ द क्रूअलेस्ट मंथ। जो अप्रैल है सबसे क्रूअल मंथ होता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ये है। अब एक पोइम है जॉफ्री चॉसर की, द कैंटरबरी टेल्स, जो लिखी थी उन्होंने 14th सेंचुरी में, ठीक है। ये 19th सेंचुरी की पोइम है द वेस्टलैंड, और ये 14th सेंचुरी की पोइम है। तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो है व्हेन दैट अप्रैल विद हिज शावर्स सूटेड। तो ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है। उस टाइम पे जो लैंग्वेज चलती थी या पढ़ी जाती थी उस लैंग्वेज में लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि अप्रैल जो है सबसे अच्छा महीना है, सबसे स्वीट मंथ है, ठीक है। अब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों लाइंस कॉन्ट्रास्ट हो गई हैं। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ इज द कॉन्ट्रास्ट टू अप्रैल इज द स्वीटेस्ट मंथ। दीज टू आर टू कॉन्ट्रास्ट लाइन्स। अब नेक्स्ट, दिस कॉन्ट्रास्ट शोज हाउ लिटरेरी बिगनिंग्स आर शेप्ड बाय टाइम, टोन एंड आइडियोलॉजी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ कुछ जो वर्क्स होती हैं उनकी जो बिगनिंग होती है वो कहीं ना कहीं टाइम से, टोन से और आइडियोलॉजी से अफेक्ट होती है, से प्रभावित होती है। कि जब जॉफ्री चॉसर ने वर्क लिखा होगा द कैंटरबरी टेल्स, उस टाइम पे उनकी जो कल्चर होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, जो टोन होगी, जो टाइम होगा, जो आइडियोलॉजी होगी, उस हिसाब से सब कुछ सही होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो उन्होंने उस समय लिख दिया ये अप्रैल इज़ द स्वीटेस्ट मंथ लाइक दिस। और जब टी.एस. एलियट ने अपना वर्क लिखा, उन्होंने 19th सेंचुरी में लिखा, कुछ वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लिखा, वर्ल्ड वॉर 1 मे बी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 उन्होंने ये वर्क लिखा है। तो उस टाइम पे उनको क्या लगा, क्या मौसम था, क्या टाइम था, क्या इन्वायरमेंट था, तो उस हिसाब से उन्होंने लिखा अप्रैल इज़ द क्रूअलेस्ट मंथ। ओके, तो इससे हमें ये पता लगता है कि कुछ कुछ वर्क्स की जो स्टार्टिंग होती है वो इन सब चीज़ों से अफेक्ट होती है। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये लाइन है अप्रैल द क्रूलेस्ट मंथ, ये टी.एस. एलियट ने क्यों लिखी होगी। अगर आप सोच के देखो तो आप ये भी कह सकते हो कि शायद उन्होंने जॉफ्री चॉसर के वर्क से रिलेट करके अपनी पोइम लिखी होगी, उससे थोड़ा सा इंस्पायर होके या थोड़ा सा भी मतलब रिलेट करके लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टार्टिंग बिल्कुल ही वैसे करी है जैसे बिल्कुल ऑपोजिट करी है, पैराडॉक्सिकल करी है चॉसर के, ठीक है। तो कुछ स्टार्टिंग जो होती है वो ऐसी भी होती है, कुछ स्टार्टिंग्स जो होती हैं वो डिपेंड करता है कि टाइम और इन्वायरमेंट कैसा है। ओके, 4 कॉन्सेप्ट हमने रीड करने हैं। पहला है इंटरटेक्सचुअलिटी इज़ फंडामेंटल। इंटरटेक्सचुअलिटी होती है कि एक वर्क का दूसरे वर्क पे डिपेंडेंस होना ज़रूरी है। लिटरेरी टेक्स्ट आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड बाय एंड रिटन इन अ कॉन्टेक्स्ट और एडिशन। कि जब भी कोई वर्क लिखा जाता है वो किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करता है, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट पे लिखा होता है, किसी ना किसी ट्रेडिशन से रिलेट करता है। नो पोइट, नो आर्टिस्ट, और दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट वन। नो पोइट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ इस compute has its complete meanings alone. The poet's relation to dead poets and artists is important. If not, author
हैज़ टू इन्वेस्ट एवरीथिंग लाइक अ लैंग्वेज, इन्वेंट एवरीथिंग लाइक अ लैंग्वेज। तो बेसिकली इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि जब भी कोई राइटर, कोई पोइट कोई वर्क लिखता है ना, तो वहाँ पे इंटरटेक्सचुअलिटी मैटर करती है। उसको उसका रेफ़र करना, उसका किसी राइटर को याद करना, किसी राइटर से इंस्पायर होकर रिलेट करके अपने वर्क को लिखना, ये मैटर करता है। नहीं तो अगर वो ऐसे नहीं करेगा तो उसको सब कुछ खुद से शुरू से स्टार्ट करना होगा। जैसे एक लैंग्वेज होती है ना, बिल्कुल ही शुरू से स्टार्ट होती है, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्क बन जाना है। जैसे कि वेस्टलैंड वो रिलेट करता है जॉफी चॉसर से। तो इंटरटेक्सचुअलिटी मैटर करती है। पहला कॉन्सेप्ट, नो टेक्स्ट मेक्स सेंस विदाउट अदर टेक्स्ट बट ओनली इन रिलेशन टू अदर टेक्स्ट। ठीक है, मतलब अगर किसी टेक्स्ट का मतलब निकालना है ना, तो उसको किसी ना किसी टेक्स्ट से कंपेयर करना होगा, उससे रिलेट करना होगा। नहीं तो वो अकेले तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसका मीनिंग तभी निकलेगा जब वो किसी दूसरे बुक से कंपेयर होगी। उसका टाइम जोन, उसके थीम्स कंपेयर होंगे तो उसका मीनिंग बनेगा, उसकी उसकी और डेप्थ बनेगी। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट, टू ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग एंड टू मोस्ट persistent myths of literary text concerns their origin। दो मोस्ट जो बिलीव्स हैं, जो मिथ है लिटरेरी टेक्स्ट को लेके, लिटरेरी वर्क को लेके, वो क्या है? द फर्स्ट कॉमन मिथ इज दैट रीडिंग अ टेक्स्ट मीन्स ट्राइंग टू कनेक्ट योर थॉट्स विद द ऑथर्स इंटेंशन, गुड इंटेंशनल फॉलिसी। तो यहाँ पे एक टर्म है इंटेंशनल फॉलिसी, जिसका मतलब होता है कि जब आप कोई वर्क रीड करते हो ना, तो आप इस माइंडसेट से रीड करते हो कि मुझे जानना है कि ऑथर ने किस माइंडसेट से इस वर्क को लिखा होगा। ठीक है, जब हम ये गेस करने की कोशिश करते हैं ना, आप कोई वर्क रीड कर रहे हो, आपके माइंड में क्या है कि मुझे ये जानना है कि वो जो ऑथर है ना, उसने किस इंटेंशन से इस वर्क को लिखा होगा। और आप मान लेते हो, ठीक है, कि शायद इसने इसी इंटेंशन से इसको लिखा होगा, और फिर आप उसी इंटेंशन से, उसी बिलीफ से उस वर्क को स्टडी करते हो। तो कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ी ना पता है कि रियलिटी में उसने, ऑथर के माइंड में क्या था, आपको नहीं पता है, आप सिर्फ गेस करते हो। आप उस गेस के बेस से पूरे वर्क को स्टडी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो एक इंटेंशनल पॉलिसी है, क्योंकि जो रियल मीनिंग है वो तो ऑथर को ही पता है। आप कितना भी गेस कर लो, ठीक है, कितना भी गेस कर लो, एग्जैक्ट गेसिंग तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और करेक्ट करने वाला भी कोई नहीं होता है। तो वो चीज़ है कि अगर आप ऐसे करते हो ना, तो आप जो ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लाइक इट्स अ मिथ दैट इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट वी मस्ट नो what the author was thinking, because meaning doesn't only come from the author's intention or the first page, it depends on many other things। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब कोई ऑथर कोई वर्क लिख रहा है ना, तो वो समटाइम्स अपने माइंड के अकॉर्डिंग भी नहीं लिखता है। वो कहीं ना कहीं कोई रेफरेंस होता है, कोई स्टोरी होती है, कोई कोई बिलीफ होता है। ठीक है, कहीं से वो भी इंस्पायर होता है, वो उसको लिख के उस अकॉर्डिंग वो अपना फर्स्ट पेज राइट करता है। तो कई बार ऑथर को भी पता नहीं होता है कि वो आखिर किस बिहाफ पे अपने वर्क को राइट कर रहा है। ओके, तो आप ही कैसे गेस कर सकते हो कि उसके माइंड में क्या चल रहा है? वो तो खुद किसी और से इंस्पायर होकर लिख रहा होता है। अंडरस्टूड? तो पहली चीज़ क्या है कि इंटेंशनल पॉलिसी है, कि अगर आपने कभी किसी वर्क को स्टडी करना है तो आपको ऑथर के माइंड से सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली इंटेंशनल पॉलिसी है, मिथ है। सेकंड क्या है? सेकंड कॉमन बिलीफ इज दैट अ पर्सन्स फर्स्ट रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड शुड बी गिवन द हाइएस्ट वैल्यू, बट अकॉर्डिंग टू द बिलीफ इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक्चुअली स्पॉइल्स और करप्ट्स द ओरिजिनल प्योर एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग। ओके, दूसरा मिथ क्या है कि जब भी आप कोई वर्क को स्टडी करते हो ना, उसकी जो फर्स्ट रीडिंग होती है, पहली बार आपने किसी पोइम को रीड किया, आपके माइंड में जो भी आपके इमेज बनती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और उसी को वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, मतलब वही इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक पोइम को रीड करा, आपको वो एक बहुत ही रोमांटिक पोइम लगी। ठीक है, जैसे कि मैंने टू स्कूल मिस्ट्रेस रीड करा और मुझको वो एक रोमांटिक पोइम लगी। ओके, पर जब, और मुझे अच्छा लगा, पर जब मैंने उसको एज अ लिटरेरी क्रिटिक रीड करना शुरू किया, यानी कि उस पर अपना कि मैंने उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिटरेरी टेक्स्ट का पैटर्न क्या है, राइम क्या है, मीटर क्या है, वर्ड्स कैसे यूज़ हुए हैं, सिंबल कैसे यूज़ हुए हैं। जब मैंने ये सब करना शुरू कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं वो जो फर्स्ट टाइम रीड करने पे जो मुझे खुशी मिली थी, हैप्पीनेस मिली थी, वो करप्ट हो गई।
वो तो चली गई, क्योंकि जब आप थोड़ा माइंड से सोचने लग जाते हो किसी वर्क को तो आप उसको फील नहीं कर पाते हो। ये बिलीफ है, ये मिथ है कि जब कि अगर तो आप पहली बार रीड कर रहे हो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको यू विल फील हैप्पी। बट अगर आप एज अ क्रिटिक उस वर्क को रीड करोगे, है ना, क्रिटिसिज्म में अगर आप उस वर्क को रीड करोगे, उसको एनालाइज करना शुरू कर दोगे तो आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। ये मिथ है, क्योंकि एंड्रयू बेनेट ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्रिटिसिज्म करते हुए भी जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो मिल सकती है। ठीक है, ये सेकंड है। कॉन्सेप्ट 3 है व्यू ऑफ रोलैंड बर्थेस। Roland Barthes believes that reading is not like the usual habits of a society, which are often based on money, business, or fixed ideas. He says that reading goes against such habits. It's free and personality very tough. He also says that some old okay, देयर इज़ नो फर्स्ट रीडिंग, ये कॉन्सेप्ट है। तो थर्ड है वो ये कॉन्सेप्ट है कि कोई फर्स्ट रीडिंग नहीं होती है, कि अगर आप कोई भी वर्क, जितनी बार आपने कोई पोइम स्टडी करी, एक बार आपको लगा ये रोमांटिक पोइम है, दूसरी बार स्टडी करी आपको लगा डिस्ट्रक्टिव पोइम है, तीसरी बार रीड करी आपको लगा फेमिनिस्ट पोइम है। इसकी एग्जाम्पल टू इस कोई मिस्ट्रेस है। ठीक है, तो कोई फर्स्ट रीडिंग नहीं होती है, जितनी बार रीड करोगे उतने नए वेज निकलते हैं, उतने नई आइडियाज़ आते हैं। तो अब इस पूरे वर्क का, द बिगनिंग का, अगर कॉन्क्लूजन लिखना है तो वो क्या है? Every reading, even a so-called first reading, is at least in part of learned or programmed response conditioned by other and others reading. इस टेक्स्ट का क्या मतलब है कि जब भी हम कोई वर्क रीड करते हैं ना, तो हमारे माइंड में जो फर्स्ट थॉट आता है ना, वो हमेशा प्रोग्राम्ड होता है। वो एक इनपुट टाइप वर्क करता है। जैसे कि अगर मैं कुछ भी रीड कर रही हूँ, मैं रोमियो जूलियट रीड कर रही हूँ, तो हमको पता है कि उसमें दोनों मर जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम जब वो स्टोरी रीड करेंगे ना, तो हमारे माइंड में ऑलरेडी एक स्टोरी होगी। ठीक है, ऑलरेडी एक स्टोरी होगी जिसके बेस पे हम उसको रीड करेंगे। वैसे ही जब हम कोई और न्यू वर्क रीड करते हैं, कुछ कुछ भी उससे रिलेट करके, है ना, कुछ अगर कोई ऐसे है सोसाइटी पे, तो हम अपने माइंड में जो जनरली हमें सोसाइटी के रिगार्डिंग बिलीव्स होते हैं, हम उसको अपने माइंड में रख के उस वर्क को स्टडी करेंगे। मतलब कि हम जो भी स्टडी करते हैं ना, हमारा ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मतलब एकदम न्यू हम स्टार्ट नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ सोच के ही हम वर्क को स्टडी करते हैं। इसका ये मतलब है। सो टू conclude, we are concerned with how we might, okay, it's not important. Concept 4 क्या है? The book has uncertain origins, कि कोई भी बुक है, कोई भी वर्क है, उसकी जो ओरिजिन है, उसकी जो बिगिनिंग है, उसकी जो ओपनिंग लाइन है, वो एकदम ही अनसर्टन है। हम नहीं कह सकते कि इसकी कहाँ से शुरू हो रहा है, कि ये तब शुरू हुआ जब ऑथर ने पहली बार सोचा होगा कि चलो मैं कुछ लिख देता हूँ, या ये तब शुरू हुआ जब किसी रीडर ने सोचा कि चलो मैं इसको रीड कर लेती हूँ, या फिर जो टेक्स्ट है उसका जो फर्स्ट लाइन है, जैसे कि उसकी फर्स्ट लाइन से ही इसकी स्टार्टिंग हो गई है उस वर्क की। जैसे कि कहते हैं कि ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस है, इसकी फर्स्ट लाइन से ही इस पोइम की स्टार्टिंग है। तो नहीं, इसकी फर्स्ट लाइन से उस पोइम की स्टार्टिंग नहीं है, उसके पहले भी एक स्टोरी थी जो हमको नहीं पता है। हमको पता है पर वहाँ पे नहीं मेंशन की हुई है। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, नाइदर ऑथर नॉर रीडर नॉर टेक्स्ट फाइनली और प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट्स अ बिगनिंग। तो ये तीनों ही मिलके, ना ऑथर, ना रीडर, ना टेक्स्ट, एक बिगनिंग करते हैं। ठीक है, कोई नहीं करता है बिगनिंग। सो द आइडिया दैट एवरी थिंग्स बिगिनस विद द ऑथर, कि सिर्फ ऑथर से स्टार्ट होता है, सिर्फ रीडर से स्टार्ट होता है, या पर्टिकुलर टेक्स्ट से स्टार्ट होता है, ये सारा डीपली कंपेलिंग फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। तो द क्वेश्चन इज़ कि अगर यहीं से कहीं से स्टार्ट नहीं होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये डिपेंड करता है कि बिगनिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये हर वर्क की डिफरेंट होती है। ओके, अगर पैराडाइज लॉस्ट की है तो उसकी बिगनिंग अलग है, अगर रोमियो जूलियट की है तो उसकी बिगनिंग अलग है। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये फिक्स नहीं है कि किसी भी वर्क की जो बिगनिंग होगी वो किसी पर्टिकुलर ऑथर से, पर्टिकुलर रीडर से, या पर्टिकुलर टेक्स्ट से बिगन होती है। ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, जैसे कि अगर जॉफ्री चौसर की टी.एस. एलियट की अगर पोइम है अप्रैल द क्रूएस्ट मंथ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके वो बिल्कुल ही न्यू थॉट है।
नहीं, उसने अगर वहाँ पे ये लाइन लिखी है ना कि अप्रैल सबसे क्रूअल मंथ है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो इंस्पायर हुआ हो जॉफ्री चौसर से। तो इसकी बिगिनिंग कौन-सी है? जॉफ्री चौसर वाली बिगिनिंग है इसकी, ठीक है? उसकी पोएम उस वो आइडिया वो वाला बिगिनिंग है। तो यानी कि कुछ फिक्स नहीं है, ओके? तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किसकी बिगिनिंग यही है। अगर कई बार राइटर भी कुछ राइट कर रहा है ना, उसने फर्स्ट लाइन कुछ राइट करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बिगिनिंग यही है, उस वो लाइन ही उसकी बिगिनिंग है। उसके पीछे की जो स्टोरी होती है वो उसने नहीं लिखी है। तो इसकी स्टोरी भी जो है वो कुछ और है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ फिक्स बिगिनिंग नहीं होती है। अ, त हाँ, कुछ भी फिक्स बिगिनिंग नहीं होती है, डिपेंड करता है कि वर्क कौन-सा है, ओके, और कहाँ से रिलेट करता है, तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक्स।